जी हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में लेकर आ गए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था। बेसिकली लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से चल रहा था, उसका पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 तक दे रखिए, उसको नहीं देखिए, जाकर जरूर देखिएगा। ये बेसिकली पार्ट 7 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या रहा, क्योंकि आपको देखिए सबसे पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 5 तक 50 क्वेश्चन, फिर पार्ट 6 से चालू हुआ था, फिर 1 से शुरू कर दिए थे, तो 1 से 10 तक क्वेश्चन हो चुका है पार्ट 6 में, पार्ट 7 में, फिर 11 से क्वेश्चन होगा, ठीक ना। इस प्रकार से रहता है। तो क्वेश्चन क्या है 11 में जो क्वेश्चन, समविभव तल को परिभाषित करे। क्वेश्चन समझिए, समविभव तल क्या है। इसके लिए यह क्वेश्चन कहा है समविभव तल, सम मतलब बराबर, विभव मतलब पोटेंशियल, आप जानते हैं, तल मतलब सरफेस होता है, तो को परिभाषित करना है। तो सरफेस यानी कि समविभव तल, यानी कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक सरफेस, प्रत्येक बिंदु पर उसके विभव की संख्या समान हो, विभव समान हो, उसी को समविभव तल कहते हैं। आपको समझाने का प्रयास करो इस प्रकार से, वैसा तल, वैसा सरफेस, वैसा प्लेन, समझे कि नहीं, वैसा तल, वैसा सरफेस, वैसा प्लेन, जिसके प्रत्येक बिंदु पर कोई यहाँ पे सरफेस है, सरफेस मान लो प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक एक पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, ठीक ना, कोई सरफेस है, कोई सतह है, प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर क्या आवेशों के वितरण के कारण, जो वहाँ पे कोई सरफेस है, कोई प्लेट है, उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या कहा, आवेशों के वितरण के कारण विद्युत विभव समान होता है, समविभव तल कहलाता है। यानी अगर कोई सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, तो वैसा तल, यानी कि वैसा तल होना चाहिए, वैसा सरफेस होना चाहिए, वैसा प्लेन होना चाहिए, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक एक पॉइंट पर क्या है, आवेशों को वितरण, आवेश मतलब जानते हैं, आवेश चार्ज जिसको बोलते हैं, वितरण मतलब उसको बिखारा गया है वहां पे, ठीक ना, यानी कि वहां पे रखा गया, ठीक ना, उस सरफेस पे। तो आवेशों के वितरण के कारण विद्युत विभव, यानी कि आवेशों के वितरण का विद्युत विभव समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव तल कहलाता है। और यह क्वेश्चन आपको 2013 के एग्जाम में पूछ रखा है, और उसके बाद 2020 के भी एग्जाम में पूछा गया, समविभव तल किसे कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझ गए। यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेशों के वितरण के कारण विद्युत विभव सामान्य होता है, समविभव तल कहलाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है, यहाँ पे टीवी जानते हैं, हमारे घर में जो यूज होता है टीवी संकेत के प्रेक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखे। लेकिन हम लोग घर में एंटीना यूज करते थे पहले इस प्रकार से हम लोग एंटीना यूज करते थे। कोई भी टीवी चलाने के लिए हम लोग एंटीना लगाते थे। ऐसे कहते डिश चल गया है तो बहुत इजी तरीका से हो जाता था, पहले छत पर जाकर हिलाना पड़ता था डिश को, आया सिग्नल आया, करते थे कि नहीं, बिल्कुल करते थे बचपन में। तो टीवी संकेत के लिए, जो टीवी होता है उसके संकेत के लिए प्रेक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं के लिखे। यानी कि अगर उसको सीमा को बढ़ाना है, अगर अच्छा देखना है, उसको बार बार कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको देखना है, तो क्या होना चाहिए, तो टावर की ऊंचाई बढ़ाकर या ग्राहित एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर 2 पॉइंट का लिखना है। तो हम लोग उसके प्रेक्षण को सीमा कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी सीमा यानी कि दूर से ज़्यादा तक, अधिकतम दूर के हम लोग न्यूज़ कैसे पा सकते हैं, दूर से हम न्यूज़ कैसे पा सकते हैं। सपोज आपका एंटीना बहुत नीचा है, तो अब इसके लिए वो कम क्षेत्र को ही एरिया का टारगेट करता है। अगर उसका एंटीना को बढ़ा दिया जाए, एंटीना का ऊंचाई बढ़ा दिया जाए, तो उसको क्या होगा, एंटीना को ऊंचाई बढ़ाएंगे ना, तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। यानी कि आपको दिल्ली का न्यूज़ देने लगेगा, ऐसे आपको पटना का न्यूज़ दे रहा है ना, एंटीना को ऊंचाई बढ़ा देंगे ना, तो हो सकता है यूपी लखनऊ का देने लगे, हो सकता है दिल्ली का देने लगे, इस प्रकार से होता है, ठीक ना। इस प्रकार से समझना पड़ता है। तो वहाँ टावर की ऊंचाई बढ़ा देंगे या ग्राही एंटीना का ऊंचाई बढ़ा देंगे। जो ग्राही एंटीना है, अगर हो सकता है कि कितना, आप तो आता है तार के माध्यम से आपको एंटीना प्रोवाइड कराया जाता है, ग्राही मतलब धरती के अंदर, तो उसकी भी हम क्या करेंगे, ऊंचाई बढ़ाकर हम लोग काम कर सकते हैं, उसकी प्रेक्षण सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो यह 2 पॉइंट था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये भी क्वेश्चन बीएससीबी के 2012 के एग्जाम में पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दो, अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी सभी का उतना दिया जाएगा। अगर जिसको पढ़कर आराम से 400 प्लस कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका से क्वेश्चन में एक मॉडल सेट का भी तैयारी कराया जाता है। तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नंबर ग्रुप में ऐड करा सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पे आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर करें। देखिए आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर करना है, बहुत इजी तरीका से कर सकते हैं, ठीक ना। तो आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर करना है, और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 2010 2020 के एग्जाम पूछा था।
आवर्धन, देखिए आवर्धन होता क्या है, ये एक रेखीय आवर्धन है। जो आवर्धन है बेसिकली यह क्या है, एक रेखीय आवर्धन है। आवर्धन क्षमता क्या है, ये क्या है, कोणीय आवर्धन है। क्या है, एक प्रकार का कोणीय आवर्धन है। याद रखिएगा, डायरेक्ट आवर्धन पूछता है तो बेसिकली एक रेखीय आवर्धन होता है। क्या होता है, रेखीय आवर्धन यानी कि रेखा की तरह होता है। और यहाँ पे आवर्धन क्षमता की बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह बेसिकली कोणीय आवर्धन है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आवर्धन क्या होता है, यह प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकारों का अनुपात होता है। जो आवर्धन होता है बेसिकली ना, वह क्या होता है बेसिकली प्रतिबिंब, जो वस्तु से प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इमेज प्राप्त होता है, प्रतिबिंब इमेज जिसको कहते हैं हम लोग, फोटो कह सकते हैं ना। तो प्रतिबिंब तथा वस्तु का आकार, देखिए समझिए, वस्तु, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे ये प्रतिबिंब है, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बना, तो वस्तु यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात होता है। यानी कि ऊपर प्रतिबिंब रखेंगे यानी कि इमेज, और नीचे रखेंगे वस्तु, जिस वस्तु का वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब यानी कि उसका इमेज बन रहा है, तो उसके अनुपातों को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, आवर्धन क्षमता क्या होता है बेसिकली, यह प्रतिबिंब तथा वस्तु द्वारा, यह प्रतिबिंब तो होता है, प्रतिबिंब तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात होता है। यानी कि जो प्रतिबिंब होता है ना, कोई भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं, जब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर जाकर बनता है, तो हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक ना। वही कहता है प्रतिबिंब तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात होता है आवर्धन क्षमता। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूं, इसमें भी का मान क्या होता है, बढ़ने पर बढ़ता है। और यहाँ पे आवर्धन क्षमता में क्या होता है, भी का मान बढ़ने पर घटता है। यह याद रखिएगा, भी मतलब वेग कह सकते हैं, वेग होता है, यानी कि आवर्धन क्षमता में वेग क्या होता है, बढ़ने पर बढ़ता है, और आवर्धन में बढ़ने पर बढ़ता है, आवर्धन क्षमता में बढ़ने पर घटता है। ये 3 पॉइंट था। मैं फिर से एक बार बताने का प्रयास करूँ, आवर्धन जो होता है बेसिकली रेखीय आवर्धन होता है। आवर्धन क्षमता जो होता है बेसिकली क्या होता है, वह कोणीय आवर्धन होता है। आवर्धन की बात करूँ, यह प्रतिबिंब तथा वस्तु के द्वारा वस्तु के आकारों का अनुपात होता है। और तथा आवर्धन क्षमता की बात करूँ तो यह क्या होता है, प्रतिबिंब तथा वस्तु के द्वारा आंखों पर बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात होता है। आवर्धन की बात करूँ तो इसका वेग बढ़ने पर बढ़ता है, आवर्धन क्षमता की बात करूँ तो वेग बढ़ने पर घटता है। ये 3 पॉइंट था, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट था, याद कर लीजिए। आप लोग पीडीएफ लेने के लिए हमारा नंबर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च करके जाइए, वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है करा है, रचनात्मक व्यक्तिकरण क्या है। रचनात्मक व्यक्तिकरण क्या है, रचनात्मक व्यक्तिकरण और विनाशी व्यक्तिकरण आपको बार बार एग्जाम में पूछेगा कि रचनात्मक व्यक्तिकरण क्या होता है, विनाशी व्यक्तिकरण क्या है। देखिए, पर्दे के जिस बिंदु पर कोई भी पर्दा है, पर्दा मतलब जानते हैं ना, अरे भैया पर्दा जो हमारे घर में यूज होता है वो भी पर्दा होता है। तो पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश समान कला में आरोपित होता है, प्रकाश यानी कि लाइट जो होता है, और कोई पर्दा है, सपोज यहाँ पे पर्दा मान लेते हैं, कोई पर्दा, तो कह रहा पर्दे के जिस बिंदु पर, यानी कि जिस बिंदु पर, बहुत सारा बिंदु होगा भैया, बहुत सारा बिंदु हो सकता है, जिस बिंदु पर समान कला यानी कि समान मतलब बराबर, समान कला में आरोपित होता है, प्रकाश होता है, समान कला में अगर आरोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम पाया जाता है। अगर कोई भी पर्दा पर कोई भी प्रकाश समान कला में आरोपित हो रहा है, उस पर पड़ रहा है, तो उसका प्रकाश को जो तीव्रता होगा वो काफी अधिक होगा, महत्तम होगा, यानी कि अधिक होगा, ठीक ना। अधिकतम पाया जाता है, यानी कि महत्तम पाया जाता है। तो ऐसे व्यक्तिकरण को रचनात्मक व्यक्तिकरण कहा जाता है। और यह क्वेश्चन देखिए 1999 2002 के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन आप कहाँ से पा सकते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको 1985 से लेकर 1980 मानिए 80 से लेकर अभी तक जो भी बोर्ड एग्जाम पूछा गया सभी वहाँ पे क्वेश्चन इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। तो जरूर याद रखिएगा इस बात को। तो रचनात्मक व्यक्तिकरण क्या है, तो याद कर लीजिए, पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश समान कला में आरोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम पाया जाता है, यानी कि अधिक पाया जाता है। तो ऐसे व्यक्तिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मक व्यक्तिकरण कहते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा समझने ज़्यादा आपको फायदा करेगा, उसको 1-2 बार पढ़िए पहले, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, विनाशी व्यक्तिकरण। अब बोलिएगा विनाशी क्या होता है, व्यक्तिकरण क्या होता है। अरे भैया, इसका नाम है विनाशी व्यक्तिकरण, पढ़ना है। कितना कही कहेगा भाई विनाशी काहे लिख दिए, विनाशी होता क्या है, ये भी पूछेगा। न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम है क्या, अरे भैया बिंदु क्या है, अरे ये छोटी छोटी बात तो नहीं पूछने वाला है, आपको खुद से जानकारी लेना पड़ेगा। तो विनाशी व्यक्तिकरण कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है इसमें। जो वहाँ पर रचनात्मक व्यक्तिकरण में क्या था, पर्दे पर क्या था, समान कला में आरोपित होता है। और यह क्या होता है बेसिकली, पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश विपरीत कला में, विपरीत मतलब उल्टा, यानी कि विलोम, यानी कि विपरीत कला में आरोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाया जाता है।
अगर समान कला में आरोपित होगा, अगर समान कला में आरोपित होगा तो वहां पे तीव्रता जो होता है वह महत्तम यानी कि हाई पाया जाता है, ज्यादा, ठीक है ना। और अगर उसका विपरीत, अगर समान कला नहीं उसके विपरीत पाया जाता है तो क्या होता है, उसका तीव्रता जो होता है वो न्यूनतम पाया जाता है। तो ऐसे व्यक्तिकरण को ही विनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। तो आपको समझिए फिर से यहाँ पे कि पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश विपरीत कला में आरोपित होता है यानी कि उल्टा कला में आरोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाया जाता है, तो उसको ऐसे व्यक्तिकरण को क्या कहते हैं, विनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। और रचनात्मक व्यक्तिकरण क्या है, पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता समान कला में, सिर्फ यहाँ पे कर दीजिए समान कली, यहाँ पे महत्तम कर दीजिए, डिफिनीशन सेम रहेगा। समान कला में आरोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम पाया जाता है। ऐसे व्यक्तिकरण को क्या बोलते हैं हम लोग, विनाशी व्यक्तिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाशी व्यक्तिकरण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे तरंगार्ग को परिभाषित करें। देखिए तरंगार्ग आपको बार बार पूछा जाता है। तरंगार्ग जो होता है बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तरंगार्ग क्या है, तरंगार्ग बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किसी माध्यम के समान कला में कंपन कर रहे सभी बिंदु पथ को तरंगार्ग कहा जाता है। अब कितना स्टूडेंट के मन में यह सवाल उठेगा भैया लोग को कि सर इतना छोटा क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स देगा। अरे भैया साइंस पढ़ रहे हो, कॉमर्स आर्ट नहीं पढ़ रहे हो जो यहाँ पर कथा रामायण लिखिएगा, ठीक ना। ये बेसिकली होता है यानी किसी माध्यम, कोई माध्यम मतलब जानते हैं, पानी एक माध्यम है, हवा एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि माध्यम है, माध्यम मतलब रास्ता जो जिससे हम जा सकते आ सकते, उसी प्रकार से माध्यम होता है। तो किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम से, जल होना चाहिए, हवा होना चाहिए, कांच हो, कोई भी चलेगा, किसी माध्यम में समान कला में यानी कि कला होना चाहिए, समान कला में कंपन कर रहे, कंपन मतलब कपकपाता नहीं है, थरथराता है, जाना ना, थरथराए। तो कंपन कर रहे सभी कणों के, जो भी वहां पे सभी कण जो है, सभी कणों के बिंदु पथ, बिंदु मतलब क्या होता है, बिंदु मतलब छोटा छोटा बिंदु जानते हैं, पथ मतलब रास्ता होता है, सभी बिंदु पथ को तरंगार्ग कहा जाता है। और इतना इजी क्वेश्चन शायद ही नहीं मिलेगा आपको, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी आंसर के साथ दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा, और आपका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ऐड रहेगा, और ग्रुप में ऐड रहने से आपको फायदा हो जाएगा, एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा, और एग्जाम के टाइम भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम से पहले भी कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, आप समझिए सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसके लिए 399 पेमेंट करना होता है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट को सजेशन के तौर पे। यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन कहा गया है जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा। जब किसी कुंडली मतलब जानते हैं, कुंडली आप कहते हैं ना, कुंडली जो होता है, जिस प्रकार से आप देखिएगा बहुत सारा आपको ट्रांसफार्मर में, चाहे आप देखिएगा पोल पर, वहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर होता है वहाँ बहुत सारा यहाँ से ऐसे फेरा लगाया जाता है, कुंडली लगाया जाता है, यहाँ इस प्रकार से रहता है, इस पर से इस पर जुड़ा जाता है, यानी कि कुंडली लगाया जाता है। कुंडली जानते हैं ना, कुंडली। उस प्रकार से किसी कुंडली से, यानी कि जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी कि प्रवाहित मतलब उससे बहने वाला विद्युत धारा, जाने वाला विद्युत धारा, प्रवाहित मतलब जानते हैं भाई, प्रवाहित मतलब बह रहा है, तो प्रवाहित होने वाला धारा के मान को, अगर उसके धारा के मान, जब भी किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान जो वैल्यू है समय के साथ परिवर्तित किया जाता है। अगर जो धारा बह रहा है बेसिकली, और वह समय, हर समय उसको परिवर्तित किया जाता है समय के साथ, हर टाइम, हर क्षण, हर मोमेंट पर उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित किया जाता है, तो क्या होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सिंपल समझिए, जब भी किसी कुंडली से हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा यानी कि करंट को प्रवाहित करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, समय के साथ, समय मतलब टाइम, इतना हम समझाएंगे नहीं, टाइम, काल जिसको समय बोलते हैं, समय के साथ परिवर्तित किया जाता है। हर एक क्षण, हर सेकेंड को उसको परिवर्तित किया जाता है, धारा को चेंजिंग किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, ईएमएफ, याद रखिएगा, ईएमएफ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि लिखा हुआ ईएमएफ, शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया।
और अन्योन्य प्रेरण का ये सही मात्रक की बात करें हेनरी होता है, याद कर लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि अन्योन्य प्रेरण का ये सही मात्रक क्या होता है, इस यूनिट क्या होता है, तो याद कर लीजिए हेनरी होता है, ठीक है ना। तो यह शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग गूगल पे जाइए, इंग्लिश हिंदी वहाँ पे सब चीज़ अपलोडेड है, आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर। 18 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुणों को लिखें। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है उसके 2 गुण के लिखे। यह 2019 के 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण क्या हो सकता है यह लिखना है आपको, बहुत ईजी तरीका से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है उसको गमन करने के लिए, उसको जाने के लिए कोई रास्ता, किसी का रास्ता की जरूरत नहीं होता, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होता। माध्यम मतलब रास्ता, चाहे जल हो, जल भी एक माध्यम है जाने का, चाहे हवा हो, हवा भी एक जाने का रास्ता है, कांच भी एक माध्यम है, तेल भी एक माध्यम है, ठीक ना। ये सब माध्यम होता है जाने का। तो वही कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है ना उसको गमन करने के लिए, गमन मतलब जाने के लिए रास्ता, गमन मतलब वहाँ पे गमन होता है, भ्रमण जानते हैं भ्रमण क्या होता है। अरे इतना क्यों समझा रहे हैं, हमारे पास एक कॉल है कि सर आपको पढ़ाया वो समझ नहीं आता है। अरे भैया इतना अच्छा समझाते हैं, हर कोई फर्स्ट आदमी बोला था कि समझ नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा सा और डीप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग को क्या गमन करने के लिए, गमन मतलब घूमने के लिए, जाने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, कोई भी माध्यम होना चाहिए चलेगा वो, यानी माध्यम यानी कोई भी माध्यम होना चाहिए, चाहे जल भी रहेगा तब पर भी जाएगा, यहाँ पे कोई भी मतलब उसको गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, समझ गए होंगे शायद। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। याद रखिएगा, सो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है ना, क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होता है, याद रखिएगा वह विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कौन क्षेत्र है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र चाहे विद्युतीय क्षेत्र, उस पर कोई बेहुदवा का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहावत सुने, भैंसी के आगे बीम बजाई भैंस रही पगुराई, वही हाल है यहाँ पर कि आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग में कोई भी माध्यम से ले जाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो विद्युतीय क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र, तैयो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेहुदवा, ठीक ना, कुंभकर्ण है इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग को मतलब गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, न इसको विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुंभकर्ण है, इसको चाहे आप कुछ कर दीजिए उठवे नहीं करेगा, ये मतलब ये इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे फायदा होगा कि जब भी वीडियो आपको अपलोड कर जाएगा, जब भी लाइव क्लास आएगा तो आपको मिल जाएगा फटाक से लिंक, और वहाँ से आप कर सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना आवश्यक है, उसमें आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको पढ़कर बिल्कुल अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, 400 प्लस आराम से कर सकते हैं मात्र कम समय में पढ़कर। इतना आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें टेस्ट क्यूज सब चलेगा, आप लोग आराम से आ सकते हैं, ठीक ना। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। देखिए रदरफोर्ड वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक के नाम है रदरफोर्ड, उसके परमाणु मॉडल एक बनाया था, वो अपना एक मॉडल का मतलब मॉडल जो होता है ना, मॉडल, लड़की लोग मॉडलन जानती होगी, अगर लड़की लोग अगर सिंपल रहती है उसको मॉडलन करा दिया जाए, पूरा एकदम फेशियल उससे करा के एकदम मॉडल बना दिया जाए, उसी प्रकार से एक मॉडल मतलब एक ढांचा, एक संरचना का निर्माण किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक का नाम था। असल में करते हैं आज के ज़माना तो नाम पर मरता है, कोई भी लॉ है तो बेसिकली वैज्ञानिक का नाम है, चाहे कुलम्स लॉ हो चाहे गॉस लॉ, सब बेसिकली वैज्ञानिक है, ठीक ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर रदरफोर्ड भी एक वैज्ञानिक था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या था, देखिए किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धनावेश परमाणु के छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ये आपको समझ नहीं आया, बताते हैं आपको। देखिए किसी परमाणु, कोई भी परमाणु है, सबसे परमाणु है का संपूर्ण द्रव्यमान, किसी परमाणु का संपूर्ण, यहाँ पे संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है जिसको आवेश बोलते हैं, संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश, उस पर जो धनावेश या द्रव्यमान है क्या होता है, परमाणु के छोटे भाग में, परमाणु की छोटा सा भाग होता है, केंद्र रहता है, छोटे भाग में केंद्रित रहता है। यानी कि जो भी उसका द्रव्यमान है, मास, धनावेश यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। यानी कि द्रव्यमान और धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, वह परमाणु के छोटे से भाग पर केंद्रित रहता है, यानी कि छोटे से भाग पर बैठा रहता है। और उस छोटा सा बिंदु को, उस छोटे से भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। वही कहता है जिससे परमाणु का नाभिक कहा जाता है।
समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं हम लोग, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश परमाणु के एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिससे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिससे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। समझ रहे? बहुत इजी था। चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। परमाणु का आकार, जो नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है। बिल्कुल बात सही है। जब नाभिके में इसका छोटा, बोलिएगा बेटा का उम्र बाप से बड़का हो गई, कैसे हो जाए? हो ना हो। वही जगह परमाणु के अंदर रहता है नाभिक, तो यानी कि परमाणु से छोटा होगा नाभिक, तो नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है। ये तो बहुत इजी पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर, देखिए जो नाभिक होता है, ये परमाणु है, इसके बीच में नाभिक रहता है एक छोटे से केंद्र पर। तो कह रहा है यहाँ पे ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कौन कण है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, कह दिया इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर यानी कि दूर होना चाहिए, इससे दूर। तो नाभिक से दूर नाभिक के चारों ओर चक्कर काटती है, यानी कि नाभिक से दूर नाभिक के चारों ओर यह गोल गोल घूमता है, फेरा लेता है ब्याह करने के लिए। समझ सकते इस प्रकार से, यानी कि गोल गोल घूम रहा है, फेरा ले रहा है। ये समझ गए? ये 3 पॉइंट था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक ना? चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। हाँ 20 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कितना मेहनत करके बनाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिए। ओनली 399 में भाई ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है आपको, ऑल सब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, विथ आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाता है। तो बिल्कुल ले सकते हैं। चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाता है, साथ में आपको हर चीज़ क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट भी प्रोवाइड कराया जाता है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, चल कुंडल धारामापी। देखिए हम लोग चल कुंडल धारामापी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा। तो चल कुंडल धारामापी की सुग्राहितता को परिभाषित करें। सुग्राहितता क्या होता है, उसको परिभाषित करना है, उसका डिफाइन करना है, ठीक ना? जब परिपथ में अल्प धारा, अल्प मतलब बहुत कम, छोटा, बहुत से बहुत कम, ठीक ना? तो यह जब परिपथ में अल्प धारा, याद रखिएगा, जब परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित होने पर भी बहुत अत्यधिक विक्षेपित उत्पन्न होता है। मतलब समझे नहीं कि मतलब एक छोटी सी बात के लिए बात को बतंगर बना देना, एक छोटी सी बात के लिए बात का बतंगर बना देगा। देखिएगा पति पत्नी में, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई होता है, आप लोग करते होइएगा ना? बिल्कुल करते होइएगा, हमको पता है। जब होता है ना तो उसमें क्या करता है सब, छोटी छोटी बात के लिए ब्रेकअप करा देता है, सबका ब्रेकअप करा देता है। आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर मत पड़िए, पढ़ाई कीजिए। वही बात है, जब परिपथ में अल्प धारा, मतलब बहुत अल्प मतलब बहुत छोटा, बहुत कम होता है। अल्प धारा क्या होता है? प्रवाहित होता है। अल्प धारा प्रवाहित होने पर भी, यानी कि बहुत कम धारा प्रवाहित हो रहा है, बहुत छोटा सा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? बहुत अत्यधिक विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। यानी कि धारा तो बहुत कम प्रवाहित हुआ है, लेकिन विक्षेप प्रकाश हो गया, विक्षेप बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गया, तो धारामापी की सुग्राहितता कहते हैं। अब मैं आराम से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। जब परिपथ से अल्प धारा प्रवाहित होने पर भी बहुत अत्यधिक विक्षेप उत्पन्न होता है, तो धारामापी की सुग्राहितता कहा जाता है। समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब अल्प धारा भी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वह ज़्यादा विक्षेपित हो रहा है, उसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं? अत्यधिक विक्षेप हो रहा है, इसको धारा का सुग्राहितता कहा जाता है। समझ गए? प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ परचेज कर लीजिए, पीडीएफ लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो एक बार देखकर समझ लीजिएगा, वहाँ पे क्लास भी चलता है, और याद कीजिएगा बिल्कुल अच्छा नंबर उठेगा आपको। इससे पहले वाला लगभग 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट का 400+ नंबर है, तो आप लोग भी ला सकते हैं बिल्कुल अच्छा तरीका से। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। 2023 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए बात करने वाले, ये ध्यान से पढ़िएगा, आपको हम पढ़ के बताते हैं। देखिए अगर फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अगर ये आपको चाहिए, साथ में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए, तो उसके लिए आपको 150 रुपये पेमेंट करना होता है। पहले पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करें 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसके लिए 150 रुपये लिखा गया है। वहाँ पे देखिए बायोलॉजी का भी वही बात है, हिंदी का भी वही बात है, मैथ्स का भी वही बात है। टोटल होता है 600 रुपया, टोटल होता है 600 रुपया, लेकिन आपको डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 399 में सब मिल जाएगा। साथ में आपको क्या दिया जाएगा? साथ में आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट,
टेस्ट सभी का तैयारी कराया जाता है, साथ में सभी का PDF दिया जाता है। उसके लिए आपको 399 ओनली पेमेंट करना होता है। कॉल करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में आपका जो ये सब होगा, साथ में आपका नंबर ग्रुप में रहता है, और ग्रुप में रहने का फायदा यह होता है कि आपका एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है और एग्जाम तक आपको हेल्प किया जाता है।